बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आतिफ़ वकास मलिक, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स, कुर्तबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, आप सबको मेडिकल फ़िज़िक्स के वीक 2 के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम एनर्जी लॉस मैकेनिज़्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स पढ़ेंगे कि बीटा पार्टिकल्स जो है अपनी एनर्जी किन तरीक़ों से लॉस करती है कि और चूँकि हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बीटा पार्टिकल्स की इंटरेक्शन मैटर के साथ जब होती है तो बीटा पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस कर लेता है। तो ये मैकेनिज़्म क्या है, किन किन मैकेनिज़्म के ज़रिए बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जब बीटा पार्टिकल किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको या तो आयनाइज कर लेता है या एक्साइट कर लेता है। आयनाइजेशन आप जानते हैं कि उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट तक ले जाता है, तो इसको एक्साइटेशन कहते हैं। तो इसमें इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ बीटा पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड उधर मटेरियल के अंदर, टारगेट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के जो है के अंदर मौजूद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर लेता है। उनके दरमियान इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व्ड नहीं रहती। यानी बीटा पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कमी आती जाती है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी लूज़ करती है। बीटा पार्टिकल की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बीटा पार्टिकल आ रहा है जिसकी टोटल एनर्जी जो है वो फिर दो तरह से यूटिलाइज हो जाती है। टोटल एनर्जी उसकी ई सब टी है और वो जब किसी मीडियम के अंदर से पास होता है या मीडियम में इंटर हो जाता है तो उस मीडियम के अंदर ये कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के तौर पर यूज़ कर लेता है। यानी वहाँ से किसी उसको आयनाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वर्क फंक्शन है। ये इक्वल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के। अब जिस एनर्जी के साथ जिस पोटेंशियल एनर्जी में वो टारगेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं, तो ये वो एनर्जी है। अब ये जो बीटा पार्टिकल आ गया ये वर्क फंक्शन करेगा, यानी उस टारगेट मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा एंड देन जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको जो एनर्जी बच जाती है वो उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो ई सब के है ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो बीटा पार्टिकल की वजह से किसी मटेरियल से इमिट हो गए। यानी आयनाइजेशन के नतीजे में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ई सब के उनकी काइनेटिक एनर्जी है। जबकि ये फाई जो है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी इन दो कामों में यूज़ हो जाती है। अगर आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो वो आप यूँ कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आएँ। Kinetic energy of ejected electron is equal to total energy of beta particle minus the ionization potential of absorbing medium, जिस मीडियम के अंदर ये पास हो रहा है। और फर्दर ये अगर तो इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो आगे जाकर मज़ीद एडिशनल आयन पेयर्स बना सकता है। यानी वो भी एक इलेक्ट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल की तरह, तो वो आगे मज़ीद क्लस्टर्स और डेल्टा रेस प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन ये डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर मीडिया के अंदर बीटा पार्टिकल की मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होती हैं। अब ये डिपेंड करता है किस मीडियम में ये पास हो रहा है, क्योंकि हर मीडियम के अंदर की डिफरेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, तो उनको आयोनाइज करने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो ये टेबल ज़रा फिर देख लें।
इसमें हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम के लिए 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड नीचे चलते जाए। और फिर ये भी है कि कितनी मीन एनर्जी एक्सपेंड होती है पर आयन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर या एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने में बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी कंज्यूम होती है हाइड्रोजन के मीडियम, वो 36.6 है ऑन द एवरेज। ये मीन एनर्जी है। हीलियम में 14.1 एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने की। सिमिलरली नाइट्रोजन में 34.6 है, एयर में ये 33.7 है, और नीचे इस तरह। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीनियर रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय बीटा पार्टिकल्स। इसको स्पेसिफिक आयनाइजेशन भी कहा जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें इंटरेक्शंस में। देखें, स्पेसिफिक आयनाइजेशन और एक्साइटेशन दोनों इसमें शामिल हैं। इससे क्या होता है, इस कर्व से इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजिकल इम्फेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि हमने मेडिकल फिज़िक्स में इंटरेक्शंस हम मेडिकल फिज़िक्स के पर्पस से पढ़ रहे हैं। जाहिर है हमें इसकी बायोलॉजिकल इम्फेक्ट्स मालूम होने चाहिए। अब अगर हमें बीटा पार्टिकल्स के मुतालिक ये मालूम हो कि ये किस चीज़ के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, तो हम ह्यूमन बॉडी के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ उसका इंटरेक्शन वो फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी इसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हमें मालूम पड़ सकते हैं। और इसी तरह फिर अगर आपने इसके लिए कोई डिटेक्टर बनाना हो, जाहिर है ये रेडिएशंस हैं, एनर्जेटिक हैं, हार्मफुल है, तो इनकी डिटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसको डिटेक्ट करना या फिर इसकी शील्ड बनाना ये ज़रूरी होता है। तो वो भी इससे समझ आ सकता है अगर आपको इसका लीनियर रेट ऑफ एनर्जी लॉस मालूम हो। तो तीसरा ये है कि नंबर ऑफ आयन पेयर्स फाउंड पर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन जो है उसका अगर ये कर्व आप देखें, ये राइट साइड पे जाए ना, बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना वो 10 तक गए हैं। बहरहाल ये नंबर स्पेसिफिक आयनाइजेशन है आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर एयर में, यानी पर सेंटीमीटर कितने आयन पेयर्स बनते हैं। तो इस ग्राफ को अगर आप आगे देखें, ये वो स्पेसिफिक आयनाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। एनर्जी ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है दैट इज़ एक्सक्यूज मी डी ई बाई डी एक्स, ये जो है दिस इज़ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट लेंथ, डी ई बाई डी एक्स, यानी वेयर डी ई बाई डी एक्स इज़ एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पर सेंटीमीटर ट्रेवल्ड। ठीक है, और W इज़ द मीन एनर्जी। एक आयन पेयर के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है वो W है, और पर सेंटीमीटर जो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है वो ऊपर है डी ई बाई डी एक्स। तो इन दोनों के रेशो को हम स्पेसिफिक आयनाइजेशन कहते हैं। लो एनर्जी बीटा के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये फास्ट मूविंग है तो ये इर्द गिर्द के साथ इंटरेक्शन की बजाय अपनी काइनेटिक एनर्जी स्पीड में वो आगे ले जाने में यूटिलाइज करता है। ये जो जो एनर्जी इंक्रीज़ होती है ये ग्राफ रैपिडली डिक्रीज़ होता है, जैसे पिछला ग्राफ आप लोगों ने देखा। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इसका मिनिमम ब्रॉड होता है
यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें ना, ये सॉरी, यहाँ यानी इसका मिनिमा जो है नीचे की तरफ जो कर्व है वो बहुत वास्ट हो, जो है ब्रॉड हो जाता है। और आप देखें कि जो जो एनर्जी बढ़ती जाती है उसका कम होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये हम इस कर्व को डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हुआ है। तो एम्पेरिकल डिस्कशन है। इस ग्राफ के मुताबिक हमें ये इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं जो मैं कह रहा हूँ कि ब्रॉड मिनिमम अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये स्लोली इंक्रीजेज एट एनर्जीज अबव दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद फिर ये स्लोली इंक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक आयनाइजेशन, बीटा एनर्जी लॉस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये जो इसका न्यूमरेटर है ऊपर की उसका इक्वेशन का, स्पेसिफिक आयनाइजेशन का जो न्यूमरेटर है दैट इज़ dE/dx। और ये एक एम्पेरिकल सा फार्मूला है, एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हुआ है। इट्स नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी फिजिकल प्रिंसिपल्स बट ऑब्टेन्ड suggested empirically from the graph obtained in different experiments। तो ये उस ग्राफ की बेस पे हमें एक एम्पेरिकल फार्मूला मिलता है लंबा चौड़ा, जिसकी डिटेल ये है कि 2π⁴ एन जी इंटू 3 × 10⁻⁹ होल रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम टाइम्स बीटा स्क्वायर इंटू 1 - 6 × 10⁻⁻⁶ होल स्क्वायर and whole into natural log of em e k b square divided by I square 1 minus beta square whole माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये जो है इसमें नीचे सारे पैरामीटर्स डिफाइंड है कि ये क्यू क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एन नंबर ऑफ एब्जार्बर एटम्स, यानी पर सेंटीमीटर कितने एटम्स हैं एब्जार्बर के जिस मीडियम के अंदर ये पास हो रहा है। जी जो है एक एब्जार्बर का एटॉमिक नंबर है। एन जी ये नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ एब्जार्बर इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इसी तरह एनर्जी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन मास EM है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर इस तरह ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। फिर इस तरह बीटा क्या है, ये वो लॉरेंस फैक्टर या क्या कहते हैं जो आप लोगों ने स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ा था, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और फिर आई जो है ये मीन आयनाइजेशन या एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एब्जॉर्बिंग एटम्स है, इसको भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। नेक्स्ट जो है मीन एक्साइटेशन एनर्जीज जो है कैलकुलेटेड फॉर सेवरल एलिमेंट्स फ्रॉम क्वांटम प्रिंसिपल मेजर्ड अप्रॉक्सीमेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये वो एनर्जीज हैं मीन एक्साइटेशन एनर्जीज। आई इज़ नियरली इक्वल टू 19.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 हो हाइड्रोजन के केस में, एंड अगर एटॉमिक नंबर 2 और 13 के दरमियान हो तो फिर ये 11.2 और 11.7 के दरमियान होता है। एंड सिमिलरली मास स्टॉपिंग पावर जो है ये एक और टर्म है कि इन अदर वे टू एक्सप्रेस एनर्जी लॉस। ये भी एनर्जी लॉस, एक तो ये है ना, ऊपर हमने ये देखा ना कि एनर्जी किस तरह कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी लॉस मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे हैं। तो dE/dx यानी एनर्जी जो लॉस हो जाती है पर सेंटीमीटर, देख तो ये फार्मूला है, इससे हमें पता चलता है। दूसरा ये है कि हमें मीन स्टॉपिंग पावर से पता चलता है, इन अदर वे टू एक्सप्रेस एनर्जी लॉस। अब ये हमें उस मटीरियल की प्रॉपर्टीज से भी पता चल सकता है जिसके अंदर ये पास हो रहा है। mass stopping power is another way to express energy loss. If density thickness is used instead of length, then S is equal to dE/dx, वही term
स्पेसिफिक आयनाइजेशन में जो है एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय रो, इट्स द डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर, और एस इज द मास स्टॉपिंग पावर। तो एक और फार्मूला है, याद रहे ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी हेल्थ फिज़िक्स की, वो आप चैप्टर नंबर 5 जो है वो लाजमी इसके साथ साथ क्लास लेक्चर्स के साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ही हमारा जो है रेफरेंस बुक है, वही हमारा जो सिलेबस के अंदर मौजूद रेफरेंस बुक है। तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो इनकी प्रैक्टिस इन्हीं फार्मूलों की बेस पे वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रैक्टिस करें वहाँ पे। इसके बाद लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र LET, तो specific ionization used to describe energy lost by the radiation. And in radiobiology, focus is on linear rate of energy absorption in the medium. This measure is linear energy transfer. ये कैसे होता है? LET is equal to DEL divided by DL. What is DEL? It is the average energy locally imparted to absorbing medium by particle traveling DL. अगर पार्टिकल लेंथ DL कवर करता है किसी मटेरियल एब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर, तो पर DL ये DE एनर्जी उस मीडियम को देता है, ये ऑन द एवरेज। लोकली इम्पार्टेड का मतलब either maximum distance from the track of the particle or maximum value of discrete energy loss। दोनों केसेस में LET refers to energy imparted within a limited volume of absorber। देखें, ये पार्टिकल्स का जो ट्रैक हमें नज़र आता है उस मटेरियल के अंदर, तो उस से हम अंदाज़ा लगाते हैं ये लोकली इम्पार्टेड एनर्जी होती है कि वहाँ पर कंज्यूम हुई है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। द इनिशियल बीटा वैल्यू इज़ लूजिंग एनर्जी बाय क्रिएशन ऑफ आयन पेयर्स और डेल्टा रेस। ये बाहर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डेल्टा रे निकला हुआ है, और ये आयन पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक और ये वाइट कलर में या पिंक कलर में। सो द इनिशियल बीटा इज़ लूजिंग, ये इनिशियली जो ब्लू कलर में बीटा इंटर हो रहा है यहाँ से, ये अपनी एनर्जी एक तो आयंस बना रहा है और कुछ एक डेल्टा रे की फॉर्म में बाहर भी निकली हुई है। सो LET इज़ एनर्जी डिपॉजिटेड विद इन द वॉल्यूम शोन बाय द सिलेंडर। अब ये सारी एनर्जी उसी वॉल्यूम के अंदर है, लोकली है, ठीक है, लोकली इम्पार्टेड है, जो मैंने सिलेंडर से शो किया हुआ है। फिर इसके बाद रिलेटिव मास स्टॉपिंग पावर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, और ये क्या चीज़ है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एनर्जीज एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ डिफरेंट मीडिया के दरमियान रेशो होता है। फॉर एग्जांपल किसी मीडियम के अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर S इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय S इन एयर। अभी S आप लोगों ने कुछ देर पहले डिफाइन किया कि S इज़ मास स्टॉपिंग पावर, तो ये रिलेटिव मास स्टॉपिंग पावर है, यानी किसी मीडियम का मास स्टॉपिंग पावर डिवाइडेड बाय एयर का मास स्टॉपिंग पावर, ठीक है। रो एम डेंसिटी नहीं है, ये रिलेटिव मास स्टॉपिंग पावर है, ठीक है। एंड
ये जब हम डोज मेजरमेंट करते हैं रेडिएटिव डोज, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और एक और मैकेनिज़्म, वेल नोन मैकेनिज़्म बीटा पार्टिकल का, दैट इज़ ब्रैमस्ट्रॉलिंग। ब्रैमस्ट्रॉलिंग इफ़ेक्ट या कंटिन्यूस एक्सरेज की प्रोडक्शन जो हुई होती है, ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रैमस्ट्रॉलिंग मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशंस। जब कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रैपिडली एक्सेलरेट होते हैं, यानी जब हेवी न्यूक्लियस के करीब से कोई हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दो तरह से यूज़ हो जाती है। एक तो वो रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है, उसका कुछ हिस्सा जो है उस हैवी न्यूक्लियस या उस मटेरियल को जिस टारगेट में ये लगा है उसको हीट अप कर देता है, यानी हीट लॉस हो जाते हैं। और एक पार्ट उसका, मैक्सिमम पार्ट उसका इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, कंटिन्यूस एक्स रेज इमिट हो जाते हैं। यानी फास्ट मूविंग हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब किसी हेवी न्यूक्लियाई की विसिनिटी में पास होता है तो उसे ब्रेक लग जाता है, वो डिसलरेट हो जाता है, वो रुक जाता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूस एक्सरेज की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जिनको मेडिकल एक्सरेज भी कहा जाता है। और उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर कुछ एनर्जी उस मटेरियल को हीटअप करने के लिए भी यूज़ होती है। तो आमतौर पर जो हम मेडिकल एक्सरेज यूज़ करते हैं उसका यही मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी मैकेनिज़्म के ज़रिए से मेडिकल एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, और इस इफ़ेक्ट को ब्रैमस्टॉलिंग इफ़ेक्ट है। तो ये भी बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी का लॉस का एक मैकेनिज़्म है। इस तरीके से भी बीटा पार्टिकल की एनर्जी लूज़ होती है। Since electrons can emit X-rays up to its own kinetic energy, monoenergetic beam of electron produces a continuous spectrum. तो एक ही जैसे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देंगे। और इसको एस्टिमेट करने के लिए जो फार्मूला है, दैट इज़ एफ बीटा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 जी टाइम्स ई एम। तो इसमें एफ ई क्या है, एफ ई जो है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन बीम कन्वर्टेड इनटू एक्स, ये वो फ्रैक्शन है एनर्जी का जो एक्स रेज में कन्वर्ट हो गया है, ये एफ ई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मैक्सिमम एनर्जी उसके पास कितनी थी, और जिस मटेरियल में ये लगा है, जो टारगेट है, ऑफनली ये हेवी मेटल होता है, टंगस्टन इस तरह का। तो उससे उस एटॉमिक नंबर को अगर आप उसकी टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई करें और 10,000 पे डिवाइड करें, यानी या 1 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें, तो इतनी एनर्जी एक्स रेज की फॉर्म में बाहर हमें मिलती है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर इसको मज़ीद देखेंगे। अभी जो है अब तक मेरा ख़्याल है ये काफ़ी था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे कि उनकी एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज हो सकती है। आप लोग थोड़ा सा इसको तफसील से देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले इन्वॉल्व हैं। ये फार्मूले जो है इनकी डिराइवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और न आपको मिल सकती है कहीं पे, क्योंकि ये एम्पेरिकल फार्मूले हैं, ग्राफ वगैरह से डायरेक्ट हम रिज़ल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को देखकर जो है सजेस्ट किए गए हैं। तो बट दे वर्क, they are used throughout the medical physics and nuclear physics। एंड उस पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो मैंने आपको सजेस्ट की थी और सेंड भी की थी, तो वो आप लोग ज़रा देखें। उसमें 5th चैप्टर में जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करें। जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको
एक ऑप्शन आपके लिए मौजूद है चैट का, डिस्कशन का, तो वहाँ पर आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।